हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास 11th की अकाउंटेंसी की सीरीज। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 11th के में जो भी बच्चे नए नए कॉमर्स के साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम अकाउंट का, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसका नाम है आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल, जिसके चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि अकाउंटेंसी क्या होती है, क्यों हम अकाउंट्स को पढ़ते हैं। तो इन्हीं चीजों के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा सबसे पहले, क्या होता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होता है, और अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि अकाउंट हम पढ़े क्यों, ये जाने ही क्योंकि अकाउंट क्यों होता है, तो हमें अकाउंट की जरूरत क्या है, क्यों हम अकाउंट्स को पढ़ें। तो इसी चीज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं अभी। यहाँ पे देखिए भी, नीड ऑफ अकाउंटिंग। अब हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्या पड़ती है। अकाउंटिंग है क्या भी, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं। देखो, अकाउंटिंग हमारा एक तरीके से बिजनेस को रिकॉर्ड करने का मेथड है, या एक सब्जेक्ट ऐसा है, कोई एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं भी, हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं। अब एग्जांपल मान के चलिए, आपका एक छोटा सा बिजनेस है, मान के चलिए एक छोटी सी शॉप है भी किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो जनरल स्टोर है, चाहे किसी भी टाइप का आपका कोई स्टोर है, ठीक है, आपकी बुक स्टोर मान के चलिए यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, जब आप बुक स्टोर आपने ओपन किया तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे। देखो, आप क्या है, जो वहां से बुक्स आप बेच रहे हैं, आप खुद तो बना नहीं रहे होगे, आप खुद बना रहे हैं, आप वहां से खरीद के भी लेके आओगे, जो गुड्स आएगा वो परचेज भी करोगे, आप सेल भी कर रहे हैं अपने बिजनेस की जो प्रोडक्ट हैं। अब जो सेल किया जा रहा है वो आप कैश में भी सेल कर रहे होगे भी, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपने क्रेडिट पे, उधार पे बेची होंगी भी। अब ये जो चीजें हैं, अब यहाँ पे बहुत सारे खर्चे भी होंगे आपके, जैसे कि आपने कोई एक्सपेंसेस के तौर पे देखें, आपको हो सकता है आपके स्टोर का रेंट भी पे करना है, आपने कोई एम्प्लॉइज वहां पे रखे हुए तो उनकी सैलरी भी आपको पे करनी है भी, ठीक है। ये इसके अलावा आपके जो रिफ्रेशमेंट वगैरह के खर्चे हैं, चाय कॉफी, ये जो खर्चे हैं, ये एक्सपेंसेस भी आपके अकाउंट बिजनेस के अंदर होते होंगे। या इसके अलावा भी आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, या बहुत सारी इनकम है, किससे पैसा आया, किससे पैसा हमें लेना है, कब पैसा देना। तो ये सारी चीजें जो हैं, क्या हमारी इतनी मेमोरी है, क्या एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन के पास इतनी मेमोरी है कि वो इन सारी चीजों को याद रख लेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम नॉर्मली मान के चले, छोटे सा बिजनेस है हमारा बुक स्टोर, अगर उस पर पर डे के हिसाब से अगर हम मान के चले कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 ट्रांजेक्शन होते हैं, एक दिन में सिर्फ 20 ही ट्रांजेक्शन होती है, तो अगर मंथली की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, 600 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। यानी एक दिन में सिर्फ 20 लेन देन हुए हैं, इसमें आया गया खर्चे जो भी आपके हुए होंगे, और महीने में कितने हो गए, 600। अगर मैं उसकी भी एक साल की बात करूं तो लगभग हमारे पास 7200 इतने ट्रांजेक्शन जो हमारे पास एवरेज ओवरऑल हो जाएगी। तो क्या एक इन बिजनेसमैन के पास इतनी मेमोरी है कि वो 7000 ट्रांजेक्शन को एक साल में याद रख लेगा। और बाय चांस अगर ये भी मान भी ले कि वो याद रख भी लेगा, तो हो सकता है वो बिजनेस जब आगे किसी को हैंड ओवर करेगा तो क्या वो सारी चीजें सामने वाली पार्टीज को बता पाएगा, तो वहां पे क्या है, किसी और को वो चीजें समझनी पड़ जाए। इन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंट का काम ही क्या है, चीजों को रिकॉर्ड करना है। यहाँ जो हमारी अकाउंटिंग है, इसका काम क्या है, रिकॉर्ड करना। जो भी हम बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए, आपका कोई कस्टमर है जिसका नाम हम मान लेते हैं मिस्टर राम। आपसे क्या है, बहुत सारी चीजें लेके गया, मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन उसने की। 1 तारीख को की, फिर वो 5 तारीख को आपको सामान लेके गया, फिर 10 को लेकर, फिर वो 31 तारीख को सामान लेके जाता है। मतलब महीने में उसने 3-4 बार वो सामान लेके गया। आपके ऐसे से बहुत सारे कस्टमर होंगे अब आपके पास, जब वो मंथ के एंड में आपसे आगे पूछेगा कि हाँ जी, मेरे अकाउंट में कितना पैसा मेरे को देना आपको, तो क्या आपको वो चीजें एकदम से याद आ जाएंगी कि उसने कितनी बार वो सामान लेके गया, कितने कितने अमाउंट का सामान लेके गया। तो वो सारी चीजें जो हैं वो कैलकुलेट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या है, अकाउंट को पढ़ने की जरूरत है। हम यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं चीजों को, क्लासिफाई करते हैं। हमें ये भी पता हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं अभी। अगर उसके बाद अगर देखा जाए और यहाँ पे कि हम बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो जब आप कुछ लिख ही नहीं, जब आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे चीजों को, तो क्या आपको आपका प्रॉफिट पता लगेगा।
मेरे को भी पता नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम रिकॉर्ड करते हैं, और लास्ट में जब आपके पास ईयर एंडिंग होता है, यानी कि 31 मार्च जब भी होगा आपका सेशन ऑफ होगा, तो उस टाइम क्या करोगे आप, इस रिकॉर्डिंग के बेस पे, इन ट्रांजेक्शन्स के बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। तो आपको क्या होगा, आपके बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस हुआ एक साल के दौरान, आप एक साल का जानना चाहेंगे, 6 महीने का जानना चाहेंगे, तो वो आपको जो लॉस या प्रॉफिट हुआ वही चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या, अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो पढ़ते हैं अभी हम यहाँ पे कि क्या होता है हमारा अकाउंट। तो अकाउंट की अगर बात करें, देखो क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पे कहता है कि द ट्रांजेक्शन ऑफ ए मॉडर्न बिजनेस। जो ट्रांजेक्शन है हमारे मॉडर्न बिजनेस के अंदर, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं अभी, और इन ट्रांजेक्शन से यहाँ पे क्या है, द ट्रांजेक्शन, थोड़ा सा भी यहाँ पे जो है गैप प्रॉपर है, द ट्रांजेक्शन ऑफ ए मॉडर्न बिजनेस आर न्यूमरस। बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमारे पास होते हैं, और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन, फॉर ए बिजनेसमैन, और ये पॉसिबल ही नहीं है किसी एक बिजनेसमैन के लिए, कुछ सारी बिजनेसमैन टू रिमेम्बर ऑल हिज ट्रांजेक्शंस, कि वो अपने सारे ट्रांजेक्शन को, जितने भी उसके लेन देन हुए, चाहे वो आपके परचेज की फॉर्म में है, चाहे वो सेल की फॉर्म में है, चाहे आपके एक्सपेंसेस हैं, परचेज हो सकता है, अभी सेल हो सकता है, आपके खर्चे हो सकते हैं, या इनकम हो सकती है, ये सारे इतने जो ट्रांजेक्शंस बिजनेस के अंदर होते हैं इतनी ज्यादा है मॉडर्न बिजनेस में, तो उन चीजों को याद रखना किसी बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं, इसलिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे अकाउंट्स बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एक और है नेसेसिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन द बिजनेस ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ ए ह्यूमन मेमोरी। तो यहाँ पे जो अकाउंटेंसी की जो नेसेसिटी है कि हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, ये एक और यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ जाती है अभी, कि जो ट्रांजेक्शंस हैं, देखिए जो ट्रांजेक्शंस हैं वो हम, एक तो है कि बिजनेसमैन को याद नहीं रहेंगे, दूसरी चीज है नेसेसिटी ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पे हमें इसलिए भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए भी हमारे लिए चीज नेसेसरी हो जाती है बिजनेस में, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन मेमोरी, क्योंकि एक इंसान की मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि इतने सारे ट्रांजेक्शन को याद रखेगा, तो इसलिए भी क्या हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, वो अभी हमने डिस्कस किया ही है। सो ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिलेटिंग टू द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन ए सिस्टमैटिकल मैनर। इसलिए हम जो अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिकल मैनर में, एक प्रॉपर वे के साथ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के में हम उनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा क्या था अभी, बिजनेस की, इसलिए हमारे लिए जरूरी है, जो हम पढ़ रहे थे नीड ऑफ अकाउंटिंग, तो उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ी अकाउंट की। उसके बाद अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने अभी बात की थी कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, द बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का काम क्या होता है, लैंग्वेज का काम होता है कम्युनिकेशन करना, यानी कि अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना, भी उसी चीज को हम कम्युनिकेशन, वही लैंग्वेज का काम होता है। जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम अपनी बात किसी दूसरे को कह सकें, दूसरे की बात को समझ सकें। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज का मेन काम है वो क्या है, कम्युनिकेशन करना है, वो कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ। और अकाउंटिंग सर्व द फंक्शन बाय द कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस ऑपरेशन टू द वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन इट। यानी कि अब अकाउंट क्या करता है, जो भी से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड जो भी पार्टीज होती हैं उनको क्या करेगा, ये जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाएगा। जैसे मेरे को प्रॉफिट है हुआ भी, या मेरा कोई कस्टमर है उसको ये पता करना है कि उसको पैसे कितने देने हैं मेरे, ठीक है। मान लो कोई कस्टमर है वो हमसे क्रेडिट में सामान लेके जा रहा है, जब भी उसको पता करना होगा, फाइंड करना होगा कि उसको मेरे को कितना अमाउंट पे करना है, तो कौन बताएगा, वो चीज आपको अकाउंट की तो बताएगी, डायरेक्टली वो चीजें याद नहीं रख सकते आप, ठीक है। हमारा कोई सप्लायर है भी, जिससे हम क्या करते हैं, बिजनेस की सप्लाई लेते हैं, हम गुड्स परचेज करते हैं, उससे सामान खरीदते हैं, तो उसको हमें पैसा देना होता है, वो कितना पैसा देना है वो चीजें कहाँ से पता लगेंगी, अकाउंटिंग से पता लगेंगी, रिकॉर्डिंग से पता लगेगी। प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, वो सारी चीजें आपके बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आप आगे शेयर कर सकते हैं, वो कहाँ से आपको मिलेंगी, भी अकाउंटिंग से मिलेंगी। तो इसलिए अकाउंटिंग हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हम अकाउंट पढ़ते हैं, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शंस को हम एक साथ याद नहीं रख सकते हैं, इतनी हमारे पास मेमोरी पावर नहीं है। और हमें अपनी बातों को, यानी कि बिजनेस की कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है, यानी आप अपने बिजनेस के बारे में जो आगे बताना चाहोगे किसी को, तो वो उसका एक जरिया है आपके पास अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्यों पढ़ते हैं। अब आते हैं हम कि अकाउंटिंग की जो स्टार्टिंग हो कहाँ से,
कहाँ से हमारा अकाउंट पढ़ना हमने स्टार्ट किया। तो जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की जो स्टार्टिंग है हमारे पास मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और जो मॉडर्न सिस्टम है हमारा अकाउंटिंग का, जिसको हम नाम देते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है, इसका जो दूसरा नाम है हम लिख सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम का नाम इसको दिया जाता है। इसको कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये हमने कब से पढ़ना शुरू किया अभी, इसका ओरिजिन हुआ एक जिसको फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहा जाता है, मिस्टर लूका पिसोली। और ये इटली से थे भी, एक मैथमेटिशियन थे जो जिन्होंने इसके ऊपर स्टार्टिंग की थी इसके ऊपर इन्होंने सबसे पहले काम किया था। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी कब, 1494, यानी कि 1494 में उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी, और उस बुक के अंदर इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को है वहां पे शो किया था, उसको स्टार्ट किया था, उसके ऊपर ही बुक पब्लिश की थी। तो उसकी स्टार्टिंग जो हमारी अकाउंटिंग कब से हुई, 1494 से। यहाँ से हमने अकाउंटिंग को पढ़ना शुरू किया, उससे पहले हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। यानी ये जो वाला जो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, इसके फादर ऑफ अकाउंटिंग किसको बोला जाएगा, लूका पिसोली। और यहाँ पे इटली से मैथमेटिशियन थे भी, जब इन्होंने लिखी बुक, इनकी जो बर्थडे है वो 1447 में था, और इनकी डेथ जो हुई वो 1517 में हुई। ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए चीजें हैं, और इन्होंने बुक लिखी थी भी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, तब से हमने अकाउंट को पढ़ना शुरू किया। तो अब हमने पढ़ लिया इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किसने की, जरूरत क्या है। तो अब पढ़ते हैं भी अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बाय द AICP। तो AICP क्या है हमारे पास में, ये एक इंस्टीट्यूट है। किसका इंस्टीट्यूट है, अमेरिका का, जिसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो इसका नाम हमारा है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इसने एक डेफिनेशन दी है इस इंस्टीट्यूट ने, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि क्या है हमारे पास अकाउंट। अकाउंटिंग क्या है, देखिए डेफिनेशन पढ़िए एक बार। तो डेफिनेशन हमारे पास है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं, अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है, किस चीज की, रिकॉर्डिंग की, चीजों को रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर। तो देखिए रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, यानी कि इनको क्लासिफिकेशन इनका किया जाता है, समराइजिंग, इनकी समरी प्रिपेयर की जाती है, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक प्रॉपर तरीके से, सही मैनर से, इन द टर्म्स ऑफ मनी, ये चीजें सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, इन द टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट इन द फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये सारी फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। अब देखो अकाउंट है क्या, एक्चुअल में अकाउंट एक पूरी प्रोसेस है, सिर्फ एक चीज का नाम अकाउंट नहीं है कि हमने रिकॉर्ड कर दिया हमारा अकाउंटिंग का काम खत्म हो गया। अकाउंटिंग के अंदर देखो सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। तो रिकॉर्डिंग क्या होता है, यानी कि जब हम चीजों को लिखते हैं, जैसे आपने डे टू डे ट्रांजैक्शन करी, जैसे हमने क्या किया, गुड्स परचेज करते हैं, हम अपने बिजनेस में गुड्स को परचेज करते हैं, तो वो आपने लिख लिया, ठीक है। जैसे आपने सामान खरीदा, गुड्स सोल्ड, आपने सामान बेचा भी, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। आपके पास क्या हुआ, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, तो आपने कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, वो आपने लिख लिया भी, नोट कर लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। आपने पैसा विड्रॉ किया है, या फिर क्या कहा जाए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर, या हम ये कह सकते हैं कस्टमर। तो यहाँ हमारे पास से डेटर्स, यानी कस्टमर को ही बोला जाता है एक तरीके से, अभी आपको आगे बताया जाए क्या होता है डेटर्स। तो कस्टमर से कैश मिल जाता है, या किसी सप्लायर पे पे कर देते हैं भी, या ये कहा जाए सैलरी पे कर दी। तो ये सारी चीजें जब आप इसको लिखते हैं, सैलरी पेड हो जाता है, या आपकी वेजेस पेड हो जाता है, तो बहुत सारे आपके पास खर्चे हो सकते हैं, बहुत सारे इनकम हो सकते हैं। ये सारे खर्चे जब आप लिखेंगे अपनी बुक्स के अंदर, किस बुक के में लिखेंगे, उस बुक का नाम होता है जर्नल। इस बुक का नाम क्या है, जर्नल। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्डिंग का काम होता है, जैसे डे टू डे और टाइम टू टाइम हमारे ट्रांजैक्शन जाते हैं। आगे हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लासिफाइंग होता है, यानी कि इन ट्रांजैक्शंस को बांटना। अब देखिए भी मैंने एक पूरी की पूरी नोटबुक के अंदर, जिसको हमने नाम दिया जर्नल, उसमें हमने हर एंट्री को लिख दिया, यानी कि उसमें एक्स लेके गया उसका भी उसमें लिख दिया, वाई लेके गया उसका भी उसमें लिख दिया, राम ने सामान खरीदा वो भी उसमें लिखा जा रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे जब भी आप दुकान से कोई सामान लेने जाते हैं
तो जैसे आप अगर उधार में कोई सामान खरीदते हैं तो दुकान वाला उठा के कॉपी में लिख देता है नो कि इसने सामान लिया, क्या उसके बाद आप वहां पे वापस जाते हैं उसकी पेमेंट करने के लिए भी लगभग 2 महीने बाद। अब वो देखो उस 2 महीने के अंदर उस एक कॉपी के अंदर या उस एक बुक के अंदर जो आपकी जर्नल जिसका नाम है रोज नाम से हिंदी में उसको कहते हैं भी, तो उस बुक के अंदर कितनी सारी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी और आपने मान लो 2 महीने में 3-4 बार ट्रांजेक्शन किया, अगर वो एक दिन में उसमें 20-30 ट्रांजेक्शन भी लिखता है तो जब 2 महीने बाद आप जाते हैं तो कम से कम वहां पे 1000 ट्रांजेक्शन होगी और उन 1000 ट्रांजेक्शन में से जब आपको उन 1000 ट्रांजेक्शन में से उसको आपका नाम ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांजेक्शन में। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि चीजों को अलग अलग बांट लेते हैं, यानी एक्स की जो एंट्रीज हैं वो सारी एक जगह लिखी जाएंगी, वाई जो है उसकी एंट्री अलग एक जगह लिखी जाएंगी, ठीक है, राम की अलग, श्याम की अलग, सैलरी का अलग हिसाब होगा, वेजेस का अलग हिसाब होगा, हर चीज उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको बांट दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। समराइजिंग, उसके बाद बारी आती है यानी कि समरी प्रिपेयर करना एक तरीके से अकाउंट की। तो समरी क्या होती है, यानी कि जब आप एक पूरा लेसन आपने पढ़ा और उसको बोला जाए कि आपको समरी लिखनी है, 20 पेज का लेसन आप 2 या 3 पेज में लिख देते हैं तो उसको समरी बोलते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन का बड़ा आपका शॉर्ट फॉर्म होता है उसको बोला जाएगा भाई क्या, समराइजेशन। तो यहाँ पे समराइजेशन क्या है, जब अलग अलग लेजर है, मैंने एक्स का लेजर है भी, ठीक है, क्लासिफिकेशन की जो बुक है उसका नाम है लेजर, और इस लेजर की बुक में देखो सबके अलग अलग खाते बना दे, एक पेज पे एक का अकाउंट है। अब फिर आपको पूरे बिजनेस का अगर रिव्यू लेना तो आपको एक पेज चेक करना पड़ेगा। अगर मैं उस हर पेज का जो फाइनल बैलेंस है वो एक अलग पेज पे लिख देता हूँ, यानी क्या है, एक्स का टोटल भी मैंने लिख दिया, वाई का भी लिख दिया, मैंने लिखा भी इन से पैसा लेना है, इन से पैसा देना, ये एसेट्स हैं बिजनेस की, लायबिलिटी है, सारी चीजें हमने लिखी, एक ही पेज पे लिख दिया सबका टोटल फाइनल जो बैलेंस है। तो एक ही पेज को देखने से आपको पूरा व्यू आ जाता है दिमाग में कि किससे पैसा लेना है, किससे आपको पैसा देना। पूरी आपको जर्नल या लेजर को दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल व्यू आपको वहां से मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं समराइजिंग या समरी, और ये काम जिस बुक में किया जाता है उसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बुक का नाम दिया जाता है। उसके बाद आता है इन द सिग्निफिकेंट मैनर, पार्टिकुलर मैनर्स होता है इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो आपकी अकाउंटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मनी की ट्रांजेक्शन, मनी की टर्म्स में ही इसको हम एंट्री करते हैं, यानी कि जो वही चीजें आपकी लिखी जाएंगी जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको मनी में मेजर नहीं किया जाता वो इसमें नहीं आएंगी, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्वांटिटी फॉर्म में नहीं जाएंगे, हमेशा ही मॉनेटरी फॉर्म में आएंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने आई परचेज 50 kg शुगर, तो मैं यहाँ पे एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर kg, मैंने अभी 50 kg जो शुगर है वो परचेज किया 50 रुपीज पर kg के हिसाब से, तो मेरा अमाउंट कितना बनेगा अभी 25 रुपए। तो मैं अपने बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन है ऐसे कभी भी नहीं लिखूंगा कि परचेज 25 kg ऑफ या 50 kg ऑफ शुगर, हमेशा क्या लिखा जाएगा कि परचेज शुगर फॉर 2500, कि हमने 2500 रुपए की जो शुगर है चीनी है वो परचेज किया। यानी कि हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमने जो रिकॉर्डिंग करनी है, जो लिखना है वो किसकी फॉर्म में लिखना है, मनी की फॉर्म में लिखना है, क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है। ट्रांजेक्शंस को मनी की टर्म्स में, एंड इवेंट विच आर द एटलीस्ट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, सिर्फ उन्हीं चीजों को लिखा जाएगा जो फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड है, यानी कि जिनको मेजर किया जाता है फाइनेंशियली इवेंट के अंदर। अब इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। इंटरप्रेशन द रिजल्ट, अब आपको रिजल्ट यहाँ पे फाइंड करने हैं ताकि वो रिजल्ट आप इस तरीके से डिक्लेयर करें कि जो भी आपके रिलेटेड पार्टीज हैं, इंटरेस्टेड पार्टी हैं आपके बिजनेस में, उनको आप प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकें। आपके बिजनेस से जो भी जानकारी चाहता है इस तरीके से हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने, वो जानकारी उन लोगों को मिल जाए। तो ये है आपके अकाउंट की पूरी डेफिनेशन, और इस एक बार और इसको पढ़ाते हैं। अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, यानी कि रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर उसकी समरी बनाते हैं एक पार्टिकुलर वे के अंदर इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। एक मनी की फॉर्म में है उसको लिखा जाएगा, ट्रांजैक्शंस को इवेंट एंड इवेंट्स को विच आर इन ए पार्ट, और वो जो किस में होंगे एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर में होंगे, यानी ऐसी ही चीजें लिखी जाएंगी जिनको फाइनेंशियली मेजर किया जा सकता है। जैसे कि अगर बात की जाए, हमने लिख दिया कि लॉस बाय थेफ्ट, यानी कि बिजनेस में या ये कहा जाएगी कि हमने गुड्स परचेज किया, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर, इसको पैसे में मापा जा सकता है। अगर कहा जाए भी एक
एम्प्लॉय है आपके पास बड़ा ही ऑनेस्ट है, अब वो आपका बिजनेस जो है के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, तो क्या आप उसको लिख देंगे कि हमारा जो कर्मचारी है वो 10,000 रुपए का ईमानदार है? तो उन चीजों की वैल्यूज नहीं लगाई सकते, वो वैल्यूज है उसको हम फाइनेंशियली मेजर ही नहीं कर सकते कि वो कितना ऑनेस्ट है। या फिर कोई करप्ट आपका एम्प्लॉय है तो ये नहीं कह सकते कि वो 5,000 का करप्शन मतलब करप्ट है, उसकी जो करप्शन की वैल्यू हम नहीं लगा सकते। जो उसने फ्रॉड की वो अलग चीज है, लेकिन उस इंसान की वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, उसकी जो बेईमानी है या जो उसकी मेंटलिटी है उसको हम फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है, सिर्फ वही चीजें आएंगी जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है भी, तो ये थी आपकी डेफिनेशन किसकी, अकाउंटिंग की। और ये अकाउंटिंग एक पूरी प्रोसेस है भी, ये इसलिए भी आपको अभी थोड़ी समझने में टाइम लगेगा क्योंकि इनके ऊपर आगे पूरा चैप्टर है, रिकॉर्डिंग का एक पूरा चैप्टर है, क्लासिफिकेशन के ऊपर पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर्स हैं, समरी के ऊपर भी पूरा चैप्टर है भी, ठीक है, तो इंटरप्रेटिंग के ऊपर भी पूरा चैप्टर। तो ये चीजें आपकी बहुत वाइड हैं, अभी आपने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, समझें इन चीजों को किस तरीके से हमने क्या करना है, अभी चीजों को कैच करना है आगे। देखिए अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की फीचर क्या होता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अभी हमारे पास अकाउंट में 2-3-4-5 चीजें आएंगी, मेरिट्स, डिमेरिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज या फिर कैरेक्टरिस्टिक। देखो मेरिट्स का मतलब होता है अच्छी चीजें, या क्वालिटी डिसक्वालिटी भी कह सकते हैं भी। अब अगर मैं भाई इसके अंदर बात करूं भी, मेरिट्स का मतलब होता है उसकी अच्छी चीजें भी। डिमेरिट्स की अगर बात करेंगे तो मतलब उसकी अवगुण कह सकते हैं, हिंदी में गुण अवगुण, ठीक है। एडवांटेज भी वही होता है उसके फायदे लाभ, एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है, उसके नुकसान भी। डिसएडवांटेज ये क्या है, उसके नुकसान। तो ये तो हो गया आपकी एग्जैक्टली मेरिट्स या डिमेरिट्स, या तो अच्छी चीजें हैं या फिर उसके बारे में खराब चीजें हैं। लेकिन बात जब कैरेक्टरिस्टिक्स की आती है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, यानी कि विशेषताएं। और विशेषताएं जो फीचर्स हैं, फीचर भी इसको बोल सकते हैं हम, इसको ये भी कहा जा सकता है फीचर्स। उसकी जो फीचर्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, अब विशेषताओं के अंदर अच्छी चीजें भी आ सकती हैं, बुरी चीजें भी आ सकती हैं। अब देखो कोई भी इंसान है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो वो भी मेरी फीचर है भी, और अगर मैं खराब पढ़ा रहा हूँ वो भी मेरी फीचर है। लेकिन अगर सिर्फ मेरिट की बात होगी तो अच्छा पढ़ाना मेरिट्स में आएगा और खराब पढ़ाना किसके अंदर आएगा भी, वो डिमेरिट्स के अंदर आ जाएगा। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर दोनों ही चीजों को लिख सकते हैं, ये आपकी हर जगह आती है भी चीजें। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले हमें क्या दे रखी है अभी, अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, वो हमें दे रखी है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज द साइंस। तो अकाउंट जो है आपका एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो यहाँ पे आप तो कॉमर्स में आ गए भी, साइंस और आर्ट की तो ना आर्ट में गए ना साइंस में, तो लेकिन जो कॉमर्स है आपका, जो अकाउंटिंग है, वो भी क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी। आर्ट क्या होता है और साइंस क्या होता है, देखो साइंस का मीनिंग क्या होता है भी, साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ए नॉलेज। साइंस इज ए सिस्टमैटिकल स्टडी ऑफ नॉलेज। जो भी आपके पास नॉलेज है उसको क्या करते हैं आप, एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना, उसको ही साइंस कहा जाता है। अब मान के चलिए जब आपने हिंदी या इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले आपने अल्फाबेट को शुरू किया होगा, ABC आपने पढ़ा, उसके बाद आपने जो 2 वर्ड्स थे, यानी कि 2 लेटर के साथ जो वर्ड बने, एंड, द, फिर 3 वाले, ये चीजें आपने पढ़ी, और उसके बाद किसके ऊपर आया, सेंटेंस के ऊपर आया। तो मतलब उसको पढ़ने का क्या था, एक सिस्टमैटिकल वे था, ठीक है। वही चीज आपने हिंदी में पढ़ी, आ पढ़े, उसके बाद शब्दों को जोड़ा, फिर हमने वाक्य प्रयोग किया, तो वो सारी चीजें के। तो अकाउंट भी क्या है, अकाउंट को पढ़ने का भी एक सिस्टमैटिकल वे है। अभी हमने बात करी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं चीजों को, ठीक है, फिर हम उनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी समरी प्रिपेयर करते हैं भी, और उसके बाद हम क्या निकालते हैं लास्ट में, एंड में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं भी। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना बिजनेस के पहले दिन ही आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे और ट्रांजैक्शंस बाद में होंगे, रहेगा तो एक पार्टिकुलर पैटर्न ही रहेगा। पहले चीजों को लिखोगे, फिर उनको डिवाइड मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन उनका करोगे, बांटोगे, फिर उनकी समरी प्रिपेयर करोगे, लास्ट में जाके आपको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे फाइंड करोगे। तो इस तरीके से क्या है, ये आपके एक सिस्टमैटिकल प्रोसेस है किसकी, नॉलेज की, इसलिए इसको साइंस की कैटेगरी में भी काउंट किया गया। आर्ट क्या होता है, आर्ट होता है आपका प्रैक्टिकल
बिहेवियर, यानी कि यूज द, जो आपकी नॉलेज है एज ए प्रैक्टिकल बिहेवियर। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी नॉलेज को इन द प्रैक्टिकल बिहेवियर, वो क्या होता है, आर्ट होता है। यानी जो चीजें आपने सीखी जब आप उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है आर्ट। जैसे कि आपने कहा है इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप इंग्लिश स्पीकिंग में जाते हैं, आप इंग्लिश यूज करते हैं बोलते हुए, तो क्या है वो आर्ट है कि आपने अपनी सीखी हुई नॉलेज को आप परफेक्टली यूज कर रहे हैं। आपने क्या है कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन सीखी हुई है, लेकिन आप जब वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं एक्चुअल में, आपको जब जरूरत पड़ती है लाइफ में और वो प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं, तो क्या होगा, वो आर्ट है। आपने मैथ्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले सीखे कि आपने क्या सीखा, यानी आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ा, तो वो आपने बुक्स के अंदर पढ़ा, लेकिन जब आपको एक्चुअल में किसी जमीन का मेजरमेंट करना था और वो रेक्टेंगल शेप में, वहां पे आपको याद आया कि ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, और उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके आपने क्या कर दिया, अभी वो चीज क्या कर दी, वहां पे एरिया कैलकुलेट कर लिया। आपने जो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज थी उसको यूज कर लिया, इसमें प्रैक्टिकल बिहेवियर के अंदर जब उस चीज को लेके आते हैं तो वो क्या होता है, आर्ट। तो सेम चीज हमारे अकाउंट के साथ होती है। जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना, तो जब हम बिजनेस करते हैं या फिर हम एज ए अकाउंटेंट किसी बिजनेस के अंदर काम करते हैं, तो हमें जब बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको लिखते हैं, उनका क्लासिफिकेशन भी करते हैं, उनके प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं, तो वो क्या होता है आपका एज ए आर्ट उसको कहा जाएगा। तो क्या है आपका अकाउंटिंग इज द आर्ट एज वेल एज द साइंस। क्लियर हो पॉइंट अभी? तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसके अंदर और क्या दे रखा है। नेक्स्ट फीचर्स हमारे पास रिकॉर्डिंग, तो वही है जो हमने अभी प्रोसेसिंग पढ़ी है। तो रिकॉर्डिंग क्या है अभी, दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। सबसे पहला फंक्शन है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी यही है कि रिकॉर्डिंग है अभी, इट द कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। वहां पे भी वही बार बार बात आ रही है कि किन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के, इन द ऑर्डरली मैनर। रिकॉर्डिंग इज डन इन द बुक्स ऑफ कॉल्ड द जर्नल, और जिस बुक के अंदर हम इसको लिखते हैं उस बुक का नाम क्या है अभी, जर्नल है। ठीक है, बुक का नाम जर्नल है। इसको फाइनेंशियल कैरेक्टर की जो चीजें उनको लिखा जाता है, ये रिकॉर्डिंग से चीजें जो हमारी है, अब इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब स्टेप टू स्टेप। मान के चलिए आज हमारे पास जो भी है 5 जून, आज हम जो ट्रांजैक्शन की वो पहले लिखी जाएंगी, कल जो ट्रांजैक्शन की जाएंगी वो बाद में लिखी जाएंगी। आज भी जो हमने पहले ट्रांजैक्शन किया, मतलब पहले परचेज किया, सेल किया, पहले फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसको लिखा जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो लिखी जाएगी। मतलब हर चीज सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। हर चीज आप सीक्वेंस में लिखोगे, पार्टिकुलर पैटर्न के फॉलो करते हुए लिखोगे, और सिर्फ कौन सी चीजों को लिखोगे, वही जो आपकी क्या है फाइनेंशियल कैरेक्टर की है। तो ये आपका रिकॉर्डिंग के अंदर आता है। और रिकॉर्डिंग अभी हम पढ़ भी चुके हैं रिकॉर्डिंग क्या होता है। अब रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। सबसे आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहले उन चीजों को हम पहचानेंगे, किन चीजों को लिखें, किन चीजों को ना लिखें। लिखना किन चीजों को, किनको छोड़ना है भी। देखो जैसे मैंने अभी बात करी, आपका एक एम्प्लॉय है, बड़ा ही होनेस्ट है, तो क्या उसको आप उसके लिए अलग अकाउंट बनाओगे कि उसकी होनेस्टी बढ़ती जा रही है, उसकी होनेस्टी डिक्रीज हो रही है, या उसकी होनेस्टी के ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, या उसको सेल नहीं किया जा सकता, अभी उसको परचेज नहीं किया जा सकता। तो वो चीजें क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन करने कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो हमें बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करनी है। तो कौन सी रिकॉर्ड करनी है, सबसे पहले जिसका क्या फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब जिनको हम मेजर कर सकते हैं फाइनेंस के अंदर, यानी कि पैसे में या मनी की फॉर्म में इनको मेजर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बात करें, हम कोई भी कार परचेज की भी हमने, ठीक है, जब ये कोई कार परचेज करते हैं तो कार में क्या होगा, कार की वैल्यू लगाई जा सकती है ना। अभी कार कितने की है, 5 लाख की है, 2 लाख की है, 12 लाख की है, 20 लाख की, जो भी उसकी वैल्यू होगी वटेवर। तो वो सारी चीजें क्या हमें पता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू है कितनी है, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है। जब तक उसकी फाइनेंशियल वैल्यू नहीं आएगी आप उसको नहीं लिख सकते। ठीक है भाई। अब देखिए और बहुत सारे बिजनेस के अंदर आपके परचेज की आ गई, सेल आ गया, आप खर्चे कर रहे हैं, आपने कोई एम्प्लॉय हायर करना, आप उसकी सैलरी पे करोगे, तो सैलरी क्या है, सैलरी की वैल्यू लगाई जा सकती है कि सैलरी कितनी दोगे उसको। यहाँ से तो नहीं कह सकते भी चलो देखते हैं अच्छी सैलरी देंगे। अच्छी का मतलब क्या है कि वहां अच्छी सैलरी का मतलब कि उसको मेजर करें कि एक्चुअल में वैल्यू जो सैलरी वो कितनी पे की जाएगी। हम सिर्फ यहाँ ये नहीं कह सकते कि अच्छी सैलरी दी जाएगी आपको। अच्छी सैलरी का मतलब अलग अलग सिचुएशन में होता है। एक छोटी इंस्टीट्यूट में सैलरी, थोड़ी सी सैलरी भी अच्छी हो जाती है, और बड़ी कंपनी के अंदर वो ज्यादा सैलरी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो वो उसकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर जिन चीजों को हम फाइनेंशियली यानी कि मेजर कर सकते हैं किसमें, पैसे की फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे
फाइनेंशियल करेक्टर, उन चीजों की आइडेंटिफिकेशन करनी है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन हो जाने के बाद हमें ये पता लगे कि हाँ इनकी वैल्यू मापी जा सकती है, तो फिर आपको जब रिकॉर्डिंग करने तो किस में करने, सिर्फ और सिर्फ इन द टर्म्स ऑफ मनी। जैसे यहाँ पे हम बिजनेस में ये नहीं लिखेंगे कार परचेज, ठीक है, यानी कि वन कार परचेज, ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि मैं लिख दूं कार अकाउंट डेबिट परचेज, कार अकाउंट डेबिट टू कैश, और मैं वहां पे वन लिख दूं कि कार एक खरीदी गई है। वहां पे कार की वैल्यू लिखी जाएगी, यानी एक्चुअल में उसकी वैल्यू है कितनी, वो चीज यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी का जिक्र नहीं होगा जब भी आप नोट डाउन करते हैं, जब भी आप एंट्री पास करेंगे, जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ मनी की टर्म्स में होगी। मनी देखना उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, आप उसको, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि 50 केजी शुगर हमने परचेज किया, अभी परचेज 50 केजी शुगर एट द रेट ऑफ 50 पर केजी। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा कि 50 केजी परचेज शुगर किया, शुगर परचेज किया 50 केजी। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि शुगर परचेज फॉर द 22,500, 50 किलो है अभी, और 50 का ही हमने क्या कर दिया प्राइस है उसका, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 रुपए की हमने परचेज किया शुगर। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि जब आप लिखोगे कोई भी ट्रांजेक्शन, उसको आप क्वांटिटी में नहीं लिखोगे, उसको किस में लिखा जाएगा, मॉनेटरी टर्म्स में लिखा जाएगा। एक्चुअल में वो कितने रुपए की है और कितनी वैल्यू उसकी है, वो वैल्यू लिखी जाएगी, उसकी क्वांटिटी नहीं लिखी जाएगी। जैसे अगर हम बात करें, मान लो किसी की कपड़े की दुकान है, वो शर्ट परचेज करके लेके आता है, वो 500 शर्ट लेके आया, तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा 500 शर्ट परचेज की, वहां पे लिखा जाएगा शर्ट परचेज फॉर, इसकी वैल्यू आएगी, मान लो अगर एक आपकी 400 की है तो कितने की हो जाती है अभी 2 लाख, तो लिखा जाएगा शर्ट परचेज फॉर 2 लाख, यानी कि यहाँ गुड्स परचेज फॉर 2 लाख। क्लियर है पॉइंट, यानी कि जो चीजें लिखोगे वो मनी की टर्म्स में ही लिखोगे, क्वांटिटी में कुछ भी चीजें नहीं लिखी जाएंगी बेटा। क्लियर है पॉइंट। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए परफॉर्मा है भी किस चीज का, जर्नल का। जिस बुक के अंदर आप अभी हमने बात करी कि रिकॉर्डिंग करनी है, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास ये बड़ा परफॉर्मा होता है। पार्टिकुलर इस परफॉर्मे के अंदर हम एंट्री करते हैं, जहां पे डेट आते हैं, जिस भी डेट को आपने ट्रांजेक्शन किया। जैसे अगर हम आज की डेट की बात करें तो 5 जून है हमारे पास आज, तो ये डेट आ जाएगी, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। जैसे कोई भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप एंट्री करते हो तो परचेज अकाउंट है। अभी ये चीजें आपको पता ही नहीं है कैसे एंट्री करनी है, चीजें आपको बाद में सिखाई जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश यहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद गुड्स कितने का परचेज किया वो यहाँ पे लिखा जाएगा, मतलब 5 लाख के लिए है तो 5 लाख यहाँ पे लिखा गया, इतने गुड्स आए इतने कैश गया, यहाँ पे लेजर का पेज नंबर वो लिखा जाएगा। तो ये एक परफॉर्मा है, पार्टिकुलर बिल्कुल एग्जैक्ट परफॉर्मे के अकॉर्डिंग आपकी जो ट्रांजेक्शन नोट की जाएंगी। तो ये है आपका परफॉर्मा किसका, जर्नल का। इसके बाद के लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे चीजें आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको दिमाग में रखना कि हाँ चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं अकाउंट के अंदर, बिना रिकॉर्डिंग के कुछ भी नहीं होता, हर चीज आप नोट करोगे जब भी बिजनेस कर रहे हैं। सेकंड जो स्टेप इसका है हमारे पास वो क्या है अभी, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या था कि चीजों को बांटा जाता है उनकी क्वालिटी के बेस पे, उनके नेचर के बेस पे। अब यहाँ पे है सिस्टमैटिकल एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा विच व्यू द ब्रिंग टुगेदर आइटम्स ऑफ द सिमिलर नेचर। ये क्या है, एक ऐसा है जिसमें सिमिलर नेचर के जो आइटम्स हैं उनको एट ए वन प्लेस, उनको एक अलग जगह पे लिख दिया जाता है। इट इज डन इन द बुक ऑफ द कॉल्ड लेजर। इस बुक का नाम क्या है अभी, लेजर इसको कहा जाता है। By showing the each item under the one page, एक पेज पे सिर्फ एक ही आइटम रहेगी, called the ledger. By showing the each item under one page is called the account। और जिस पेज के ऊपर जो जिस फॉर्मेट के अंदर लिखा जाएगा उसको बोला जाता है अकाउंट। जैसे कि आप में बहुत सारे आपने देखा होगा भी आपके आसपास दुकानें होंगी या बिजनेस होंगे, छोटा किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, एक छोटी सी दुकान भी हो सकती है, कोई बड़ा बिजनेस की हम बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे देखो, आपने देखा होगा आप दुकान में बैठते हैं तो जैसे क्या होता है कि जब जैसे जैसे आपके कोई कस्टमर आया आपने उसको लिख लिया एक नोटबुक के अंदर जिसका नाम हमने जर्नल अभी डाल दिया। अब देखो बाद में क्या है, उसको पैसा तो देना ही है अभी हमें, आज नहीं देंगे तो कल पैसा जो भी हमारे पास रहेगा तो वो पैसा देगा या पैसा लेंगे। तो हमने क्या करना, मतलब आज हमारे पास एक है मिस्टर राम, वो भी सामान लेके गए हैं भी, मिस्टर श्याम है वो भी सामान लेके गए हैं भी, ठीक है। यानी कि नाम यहाँ पे हो जाता है, चिंटू हो जाता है, चिंटू हमसे कुछ लेके गए हैं, एक मिंटू हो जाता है वो कुछ ना कुछ लेके गए हैं भी। तो ये इतने सारे लोग हमारे बिजनेस से सामान लेके गए, सारे ही क्रेडिट पे लेके गए हैं। तो इनका क्या करेंगे,
जब भी हम श्याम को अलग जगह यानी कि एक अलग बुक है, हमने क्या कर रखा है उसके अंदर एक अलग से अकाउंट बना रखा है, राम का एक अलग से खाता है, तो इस एंट्री को हम उसके खाते में डाल देंगे कि इतना सामान वो लेके चला गया, उसके पेज पे चला गया। क्योंकि लेजर बुक के अंदर क्या है, हर एक नाम से एक पेज होता है। जैसे एक पेज हमने राम के नाम से बनाया होगा, तो उसके अंदर जितनी राम की ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो सामान लेके जाता है चाहे वो पैसा दे के जाता है, वो सारी चीजें उसकी कहाँ लिखी जाएंगी, सिर्फ उसी पेज के ऊपर लिखी जाएंगी, ताकि हमें जब भी हमारे पास राम आए, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी हमें उसका हिसाब क्लियर करना है, तो हम सिर्फ उसी पेज को निकाल लें और उसी पेज से हमें पता लग जाए हाँ इसका इतना पैसा लेना है या देना है। क्लियर है पॉइंट। जैसे उसके बाद जैसे श्याम हो गया तो एक पेज पे उसका नाम लिखा जाएगा, एक अकाउंट उसका है तो यहाँ पे सिर्फ उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगी, एक पेज पे सिर्फ चिंटू होगा भी। तो इस तरीके से बिजनेस में बहुत सारे जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, चाहे कैपिटल का है, कैश का है, बैंक का है, चाहे आपके कस्टमर्स हैं, चाहे आपके सप्लायर हैं, सैलरी का, वेजेस का, हर एक अकाउंट, हर एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो है जो सिमिलर नेचर की, हमको एक ही जगह पे लिखना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए इसका परफॉर्मा आपको दिखाते हैं कैसा होता है लेजर देखने में। तो लेजर आपका जो है इस तरीके से दिखाई देता है, इसको बोलते हैं नेम ऑफ अकाउंट। ये एक पेज है भी, सिर्फ मान के नेम ऑफ द अकाउंट जिसका भी होगा वो हम लिख देंगे। जैसे राम अकाउंट है तो राम का नाम लिख देंगे, श्याम है तो श्याम का नाम लिख देंगे, जैसे राम अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे उसका एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे उसका अमाउंट डाल दिया जाएगा, अगर वो लेके जाता है या खरीदता है तो आने वाला, जैसे अगर वो एक कस्टमर है हमारे पास तो एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल, तो राम का अकाउंट है डेबिट टू सेल हो जाएगा वो हमें, और जो पैसे दे के जाएगा तो बाय कैश हो जाएगा। जैसे हमने उसके कुछ भी सेल किया राम को तो टू सेल हो जाएगा, मतलब 10,000 वो लेके गया अभी, उसके बाद फिर वो आगे फिर हमने उसको सेल कर दिया 20,000 का, इस तरीके से फिर आगे फिर हमने उसको सेल कर दिया अभी 50,000 का। ठीक है, एक दिन वो आया और कुछ पेमेंट दे के चला गया, अभी अगर मान लो बाय कैश वो हमें कुछ कैश दे के गया, 30,000 हमें कैश दे के गया, एक दिन फिर वो आया उसने हमें चेक दे दिया बाय बैंक, बैंक में हमारे पैसे डाल दिए उसने 15,000 रुपये। अब वो हमारे पास आया एक दिन की, हमें ये पता करना है कि कितना पैसा मिल रहा है, तो हमें एग्जैक्टली पता भी है तो हमारी सेल है। ठीक है, 80,000 का तो हमने सेल कर रखा उसको, और हमारे पास कैश कितना आया 30 एंड 15, तो बैलेंस क्या बचा उसका, तो बैलेंस अपने आप ही पता लग जाएगा हमें कि 80 माइनस 45 कितना बचेगा अभी 35 जो हमारे पास क्या आ गया उसका बैलेंस है। अभी आप हमें 35,000 दे दीजिए, आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लियर है। ये चैप्टर आपका प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग आपके लिए फर्स्ट लेक्चर है अकाउंट का, हो सकता है आपने चीजें अभी तक नहीं पढ़ी, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पेशेंस के साथ पढ़ें ताकि चीजें आगे और आसानी से आप उसको समझ आती जाए। उसके बाद बात करते हैं समराइजिंग की। तो मैंने अभी आपको बताया भी था डेफिनेशन में, समराइजिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से समरी बनाना। इट इज द प्रेजेंटिंग द क्लासिफिकेशन डाटा इन ए वे विच द अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल यूजर। मतलब इस तरीके से डाटा प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर क्या होगा आपका इंटरनल यूजर या एक्सटर्नल यूजर, चाहे आपको खुद चाहिए चाहे किसी और को आपको बिजनेस से रिलेटेड डाटा चाहिए, वो सारा का सारा इसके अंदर क्या हो आपका यूजफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, अभी देखो अभी हमने राम का एक लेजर बनाया था, तो फाइनली जो राम का हमारा बैलेंस बचा था वो कितना बचा था 35,000, उसने हमें पैसा देना था। उसी तरीके से हम और भी बहुत सारे लोगों के लेजर बना रहे हैं, जैसे श्याम का लेजर मैंने बना दिया, उससे मेरे को लेने हैं 30। ठीक है, एक हो जाता है यहाँ पे एक्स का अकाउंट, उसको मैंने देने हैं 20,000, तो उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया, उसको डेबिट साइड में लिख दिया। अब देखो इस तरीके से मैंने अपने हर लेजर का हर पेज का टोटल किया, वहां से मेरे को पता लगा किससे मेरे को पैसा लेना है, किसको मेरा पैसा देना है। ठीक है, दोनों चीजें मेरे को पता लगी, मेरे पास एसेट्स कितनी है, मेरे पास लायबिलिटी कितनी है। तो वो जब सारी चीजें मेरे को यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, तो उसके बाद मैं इनका टोटल करता हूँ, तो मेरे को इस एक पेज से ही सारा का सारा व्यू मिलेगा बिजनेस का, कि हाँ मेरे को राम से पैसा लेना है, भी श्याम को से पैसा लेना है, एक्स का पैसा मेरे को देना है। ठीक है, मतलब इतना मेरे पास एसेट्स हैं, इतनी मेरी देनदारी है, इतना मेरे को लेना है। वो सारी चीजें एक ही पेज पे पता लगी, तो वो क्या हो गया हमारे बिजनेस की समरी होगी। अब इस डाटा को आप यूज कर सकते हैं, आप खुद भी यूज कर सकते हैं, आपके बिजनेस के जो एक्सटर्नल यूजर हैं, जो बाहर के यूजर हैं, जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, चाहे वो सारे के सारे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास
आगे है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, तो यहाँ पे रिजल्ट फाइंड करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट का मतलब रिजल्ट फाइंड करना। अब रिजल्ट किस चीज का फाइंड करेंगे अभी आप? अब देखिए आप लोगों ने बिजनेस किया ही क्यों है? बिजनेस किया ही क्यों है? हमारा बिजनेस करने का मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है जी प्रॉफिट कमाना। मेन मोटिव तो ये होता है, बेसिक हो तो लॉस जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस हो गया फिर भी रहेगा तो बिजनेस ही, लेकिन हमारा मेन मोटिव तो ये होता है ना कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस शुरू करते हैं। और जब हमने बिजनेस शुरू किया तो उस बिजनेस के रिजल्ट हमें कब मिलेंगे? तो रिजल्ट कैलकुलेट करना ही क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डाटा, जो भी आपके पास रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डाटा एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेटेड करते हैं इन सच वे, इस तरीके से कि यूजर्स कैन मार्क मेक यूजफुल, ताकि जो यूजर्स हैं उसको यूजफुल कर सके किसमें? जजमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, यानी वो उसको एनालाइज करें, यानी इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं हमने प्रॉफिट निकाला है लॉस निकाला है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑपरेशनल रिजल्ट। ऑपरेशनल, हमने जो बिजनेस को चलाया, जो ऑपरेट किया, उसके रिजल्ट क्या है बिजनेस के? या तो प्रॉफिट होगा या बेटा लॉस होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं बिजनेस में, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या फिर जीरो बैलेंस के साथ काम करें, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हुआ। तो वो सारा किसके अंदर आता है? आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट के अंदर आता है, जिसके अंदर हम उस पूरे रिकॉर्डेड डाटा को एक प्रोसेस करके क्या करते हैं? उसका रिजल्ट फाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। ऑपरेशनल रिजल्ट या फिर फाइनेंशियल पोजीशन का नाम यहाँ पे इसने लिया। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, और बैलेंस शीट क्या होते हैं वो आपको आगे बताया जाएगा। बैलेंस शीट एक ऐसी परफॉर्मा होता है जिसके अंदर आपका पूरी की पूरी बिजनेस का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, एसेट्स भी दी होती है, लायबिलिटी भी दी होती है, कैपिटल भी दी होती है। वो चीज हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अभी हम आपको सिर्फ यही पता करना है कि हमें क्या करना है इसके अंदर, रिजल्ट फाइंड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन। अब देखो सारा कुछ हो गया, रिकॉर्डिंग भी होगी, क्लासिफिकेशन भी कर लिया, प्रॉफिट लॉस भी पता कर लिया, एसेट्स लायबिलिटी भी पता कर ली। अब ये बारी आई क्यों पता कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए क्योंकि हमने कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी बात किसी को कहना। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट ही बिजनेस की लैंग्वेज होती है। जब बिजनेस किससे बात करेगा? अब मेरे को किसी बिजनेस के बारे में जानना है, अब मैं बिजनेस को दुकान में बैठ के, बिजनेस के ऑफिस में बैठ के तो मेरे को पता नहीं लगेगा ना बिजनेस में क्या चल रहा है। कहाँ से पता लगेगा? जब मैं उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करूंगा, मेरे को पता लगेगा हाँ इस बिजनेस की इतनी सेल है, इतना मेरा प्रॉफिट हो रहा है, इतना मेरा लॉस है, ये मेरे लोन है। वो सारी चीजें मेरे को कहाँ से पता लगेंगी? अकाउंट से पता लगेगी। और वो अकाउंटिंग कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन किसके साथ करेंगे भी? तो अकाउंटिंग कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द प्रॉपर person through the preparation of the accounting reports such as the ratio and graph and diagram। तो देखो हमारे जो रिलेटेड पर्सन, जो प्रॉपर पर्सन कौन होता है, किस किस को जानकारी चाहिए? अब देखो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये चीज कौन जानना चाहेगा? अभी जो बिजनेस के मालिक हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे बिजनेस के ओनर है, उनको ये माइंड में रहेगा, वो जानने की इच्छा रहेगी कि हमें पता लगे भी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इसके अलावा भी जो मैनेजमेंट है, अगर हमने बिजनेस के अंदर कोई मैनेजर रखा हुआ है तो मैनेजमेंट जो आपके पास है, तो मैनेजमेंट जो मैनेजर्स हैं उसकी एबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? वो अच्छा काम कर रहा है कि वो खराब काम कर रहा है? वो चीजें किससे डिसाइड होती है? वो उसके प्रॉफिट से तो डिसाइड होंगी। हमने कोई मैनेजर अपॉइंट किया और बिजनेस में लॉस हो गया तो हम मान सकते हैं उसकी एफिशिएंसी है, उसने तो काम ही नहीं किया होगा, उसकी तो एफिशिएंसी है नहीं, उसकी तो जो कार्यकुशलता वो काफी कम है, वीक है अभी। लेकिन अगर उसी मैनेजर ने, उसी मैनेजमेंट ने क्या है हमारे बिजनेस के प्रॉफिट बहुत हाई कर दिए, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी मैनेजमेंट है बहुत ही एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है, वो बहुत ही कार्यकुशलता के साथ काम कर रही है। तो ये हमारी रिलेटेड पार्टीज होती हैं भी, जिनको हमने कम्युनिकेट करना होता है, जैसे ओनर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और कौन हो गया भी? हमारे एम्प्लॉयज हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयज को क्या जरूरत पड़ी है भी कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस काउंट करें? देखो भी हर वो वहां पे काम कर रहे हैं। अब मान लो प्रॉफिट अच्छे खासे हो रहे हैं, प्रॉफिट बहुत बड़ी है, तो वो डिमांड नहीं करेंगे कि उनको बोनस वगैरह, इंक्रीमेंट है, वो चीजें मिले, उनकी सैलरी भी बढ़े, तभी तो होगा ना प्रॉफिट हो रहे हैं। अगर लॉस हो जाता है, यहाँ पे लॉस हो गया बिजनेस को, लॉस इंक्रीज हो रहे हैं और वो डिमांड करते हैं बोनस की, तो क्या उनको बोनस मिलेगा? कहेंगे भी जाइए अपने घर, हम तो रखेंगे नहीं आपको, क्योंकि लॉस हो रहा है आपके कारण। तो वो चीजें क्या है, हर एक की अपनी अपनी रीजंस हैं। अब उसके अलावा आपके सप्लायर्स हैं भी,
जिनसे आप क्रेडिट में माल ले रहे हैं, सप्लायर। अब मैं अपने बिजनेस के अंदर क्या है, हमारे सप्लायर हैं 2-3, उनसे उधार में माल उठा रहा हूँ और फिर आगे बेच रहा हूँ, उनको 6 महीने बाद में पैसा दे रहा हूँ। अब वो मेरे को उधार दे रहे हैं सप्लायर, वो क्यों देंगे? कम से कम वो मेरे अकाउंट को चेक करेंगे ना कि मेरी जो रीपे कैपेसिटी है, कि मैं उनका पैसा रीपेमेंट कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरा बिजनेस बहुत लॉस में चला हुआ, मेरे पास लोन बहुत ज्यादा खड़े हैं और वो मेरे को उधार में सामान दिए जा रहे हैं, तो मैं उनको रीपेमेंट ही नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या करेंगे, पहले मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम जो सप्लायर्स हैं आगे सप्लाई कर देंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ हम रीपेमेंट की कंडीशन में, उन्हें लगता है कि हाँ उनका पैसा वापस लौटा देंगे, तो क्या करेंगे, वो हमें पैसा आगे सामान देंगे, यानी सप्लाई कर देंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। ठीक है भी। तो ये बहुत सारे लोग हैं भी। या इसके अलावा आपके हो सकता है किसी को रिसर्च करनी है अपने बिजनेस के ऊपर, वो हो सकता है। बैंक हो सकता है, बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए भी, तो बैंक आपको लोन ऐसे ही थोड़े देगा। बिजनेस लोन आपके बिजनेस की जो डिटेल्स हैं, जो लोन्स हैं, आपकी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी, वो सारी चेक करने के बाद ही तो देगा, आपके प्रॉफिट चेक करने के बाद देगा। तो वो सारी चीजें क्या है, वो कहाँ से जाएंगी, तो कम्युनिकेट करना उनमें इन अलग अलग पार्टीज के साथ, जो हमारे यूजर्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, चाहे वो ओनर्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे एम्प्लॉइज हैं, चाहे आपके वो सप्लायर्स हैं, चाहे बैंक हैं। तो वो सारे आपके बिजनेस के लिए क्या है, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके बिजनेस में क्या रखते हैं भी, मतलब हित रखते हैं। इसलिए वो उनके साथ हमें इस तरीके से हमें रिजल्ट प्रिपेयर करना है, इस तरीके से हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करना है भी, मतलब प्रोसेस करना है, ताकि वो सही लोगों तक पहुंच सके। ठीक है भी। तो ये हमारे क्या थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, अकाउंट्स के। ठीक है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, अकाउंट्स की। और तो यहाँ से उसके आगे भी टॉपिक काफी हैं भी, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, लेकिन हमें यहाँ पे जो जरूरत थी बेसिक इस चैप्टर को समझने की, कि हमारा जो चैप्टर्स है, यानी कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शन वो करता है, वो चीजें हमने यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस की हैं। अब हमें इस चैप्टर की ज्यादा थ्योरी अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपने बहुत सारी चीजें हैं कवर नहीं की हैं। ना आपको रिकॉर्डिंग का प्रॉपर पता है, ना आपको लेजर का प्रॉपरली पता है, ना आपको ट्रायल बैलेंस का पता है, ना आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता है। तो वो चीजें हम, ये बाकी जो थ्योरी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।